प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएसआई के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स के क्लासेस में हैं और आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे या बोर्ड पे देख रहे होंगे एक लोगो लगा हुआ है और एक नाम लगा हुआ है। अब हम लोग आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से बहुत जल्द ही मैं आपको सूचना देने वाला हूं। गूगल प्ले स्टोर से सभी के सभी विद्यार्थी मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर प्ले स्टोर से इस नाम का, जिस नाम को मैं आपको दिखा रहा हूं, इस नाम का ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको जितनी हमारी क्लासेस चाहिए, जो भी कोर्सेज होंगे, जो भी कोर्सेज अगर आप पेड कोर्स की तरह लेना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज आपको इस ऐप के माध्यम से पूरा का पूरा मिल जाएगा। अभी बातें होंगी हम सभी की, एक एक चीज़ों पे चला जाएगा। यूट्यूब चैनल आपको यही प्लेटफॉर्म रहेगा, यहाँ से आपको पूरी की पूरी क्लासेस फ्री मिलेंगी, पूरी फ्री क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी और ऐप के माध्यम से हम पेड कोर्स को लेके आते हैं। चलिए, अभी सूचना होगी आपसे, एक एक बातों की चर्चा मैं आपसे करूंगा और आज की यूपीएसआई की स्पेशल क्लास में मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूं, आगे की क्लास में लेके चल रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कल पढ़ा रहा था आप सभी को प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन थे उन सभी वैरायटी के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन आप सबसे करा था। आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल की क्लास में एक लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन पढ़े थे, उन क्वेश्चनों की चर्चा मैं आप सभी से कर रहा हूं। सीधे टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बात न करते हुए। मेरे भाई, कल हमने किया था कि 1 -2 +3 -4 +5 -6 इस तरह के क्वेश्चन किए थे और हमने कहा था कि -150, मैंने कहा था -150। और अगर हम लोगों ने इस बात की चर्चा की 1 -2 +3 -4 +5 -6 डॉटेड 150 और आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, ये मान हम लोगों ने आपसे पूछ लिया था। तो जानते हैं, जब भी आपको इसका मान निकालना हो तो मैंने कल कहा था आप सभी को कि अंतिम, ध्यान दीजिएगा, आपसे इस बात की चर्चा हुई थी, अंतिम पद को चिन्ह सहित आधा कर दीजिए, चिन्ह सहित आधा करिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें आपसे आधा कर दें, आपको यही स्लोगन याद रखना है कि अंतिम पद को चिन्ह सहित आधा कर दीजिए। जो भी आप सबके सामने जो दिखाई दे रहा है लास्ट टर्म, अंतिम पद जो दिखाई दे रहा है उसी को आप सिंबल के साथ आधा कर दीजिए। जैसे -150 है, इसे आप आधा कर देंगे तो आपके पास आएगा -75। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आएगा, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -75, जो आपका लॉजिकल आंसर होगा जिसे आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे, इस बात की भी चर्चा कर रहे होंगे, उस बात को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। जैसे कल हमारी क्लास में ये बात सीखने को मिली थी और उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए आपने कहा कि 1, जैसे इस तरह की बात की गई, मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, है ना, 3 ले लिया, -4 ले लिया, -5 ले लिया, -6 ले लिया, +7 ले लिया, डॉटेड +75, और हमसे कहा गया कि इसका मान क्या होगा, डॉटेड +75 और इसका मान क्या होगा। तो कल हम कह रहे थे और आज भी वही बात कह रहे हैं कि भाई चिन्ह सहित आधा कर दो। तो मेरे भाई, अब आप लोग कह रहे होंगे अच्छा अब इसका चिन्ह सहित आधा करिए, चिन्ह सहित आधा करिए। तो आप सोचोगे कि अरे भाई ये तो 75 है, 75 को हम चिन्ह सहित आधा कैसे कर दे।
तब तो डेसिमल में आंसर आने लगेगा। मेरे भाई कल का जो प्रश्न था लास्ट में, और आज भी मैंने एक क्वेश्चन किया है, जितने भी प्रश्न थे सबके एक कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था कि सबके जोड़े बनाए जा रहे थे, सबके पेयर बनाए जा रहे थे। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए प्रत्येक पेयर का मान -1 है, प्रत्येक पेयर का मान कितना है, -1 था। तो हम आज भी वही बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहां पे जो पेयर आपके पास दिख रहे हैं, प्रत्येक पेयर की जो वैल्यू है, आप यहां भी पेयर को ही टारगेट करिए, आप पेयर को ही टारगेट करिए। ठीक है, प्रश्न की शुरुआत अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हुई है, तो जानते हैं इसके पहले एक नंबर आया होगा -74। तो पेयर के अकॉर्डिंग देखते हैं, 75 का पेयर नहीं है ना, लेकिन 75 तक पेयर नहीं मिलेगा, लेकिन 74 तक पेयर मिलेगा। कितने तक, 74 तक जोड़ा मिलेगा। तो हम पहले 1 से लेकर -74 तक के प्रश्न को सॉल्व कर दें। 1 से लेकर -74 तक के प्रश्न को सॉल्व कर दें। तो जब 1 से लेकर -74 तक के प्रश्न को हम और आप सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आप करिए -74/2। आपको पहले करना पड़ेगा क्या, -74/2। इस बात को हमेशा ध्यान से समझिएगा, हमने किया -74/2, और आपके पड़ोस में लास्ट में +75 था, तो यहां पे +75 लिख दीजिए। अगर अंत में अभी बताऊंगा 74/2 किया, -74/2, तो आपके पास आया -37 + 75। अब -37 और 75 का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये 38 होगा। क्या होगा, 38 होगा। कितना होगा, 38 होगा, 38 होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न में लास्ट टर्म सम संख्या को निरूपित न करके अगर विषम संख्या को निरूपित करने लगे, ध्यान से एक बातों को समझिएगा, अगर लास्ट टर्म सम संख्या को निरूपित न करके विषम संख्या को निरूपित करने लगे, तो एक दिमाग में बात बना के चलिएगा कि हम मेरे भाई तब विषम संख्या अगर आने लगे तो पहले उसकी अगली संख्या तक का आंसर ला देते हैं, उसकी अगली संख्या तक का आंसर ला के चीजों को कर देते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे, यहां पे सिंबल पॉजिटिव का हो, धनात्मक का हो, और बगल में कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं 75 76 का आधा कर दीजिए, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 38। बेसिक से भी 38 और यहां से भी 38। सिंबल यहां पे लास्ट में पॉजिटिव का है, तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। आंसर किस में मिलेगा, धनात्मक में। जैसे मेरे भाई अगर प्रश्न ऐसे बन जाए, ध्यान से इस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न आ जाए 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, और आपके पास आ जाए +45। तो नियमानुसार तो 45 जो है वह 45 के पहले क्या बनेगा, -44। 45 एक सम संख्या नहीं है, तो हम पहले 1 से लेकर 44 तक का सॉल्यूशन बना देंगे। माइनस से रिलेटेड है तो -44/2, -44/2, और बगल में 45 को जोड़ देंगे, तो मेरे पास और आपके पास आएगा -22 प्लस कितना, 45। आंसर आएगा कितना, 23। आंसर आएगा कितना, 23। इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आप सबको कि एक काम करिए, 45 में 1 जोड़ दीजिए, तो 45 1 46, और आधा कर दीजिए, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 23, है ना। देखिए यहां पे सिंबल पॉजिटिव का है, इसलिए आंसर किसका, पॉजिटिव का। अंतिम जो आपके पास सिंबल रहेगा उसी के अनुसार आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनती हैं, प्राकृतिक संख्या को कनेक्ट करके अगर प्रश्नों को बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या से रिलेट करके प्रश्न को बनाएंगे तो हम उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब आइए मैं फिर चलता हूं आपके पास एक पॉइंट और लेके। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग,
अगर आपसे पूछा जाए विषम संख्या का योग, अभी वर्गों के योग पे बनाया जाए, प्रथम n विषम संख्या का योगफल, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल क्या होगा, अगर हमसे यह प्रश्न पूछा गया कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो n विषम संख्याओं के अगर योगफल की बात की गई तो इसके लिए हम लोगों को यूज कराया जाता है कि प्रथम n विषम संख्या का जो योगफल होता है वह होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अब ये आपको और हमको ये जानना है कि यह n स्क्वायर होता कैसे। तो आइए ध्यान देते हैं। अगर मैंने कहा आपसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉटेड n पदों तक योगफल। तो मेरे भाई अगर n पदों तक योगफल की चर्चा मैं करूं आपसे कि n पदों तक का योगफल क्या होगा, तो इसे कैसे मैनेज करना है और क्या इसे अप्लाई करना है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल जो बनेगा वो आया क्या? n स्क्वायर। तो 1, 3, 5, 7, 9 डॉटेड n पदों तक के योगफल की बात की गई है। तो आप सबसे मैंने कल ही चर्चा किया था भाइयों कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a n-1 इंटू डी, होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। इसे समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला कहा जाता है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी, इसे कहा जाता है समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो अब यहां पे अगर हम चीजों को मैनेज करने बैठ गए तो हम जानते हैं क्या करेंगे, हम लिखेंगे n/2। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जहां a बराबर प्रथम पद, a जो होता है वह क्या होता है? तो प्रथम पद होता है। a का मान हम प्रथम पद के रूप में मानते हैं, है ना। n होता है पदों की संख्या, क्या होता है? पदों की संख्या। और d जो होता है वह होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सर्वांतर के नाम से जानते हैं। डी जो होता है वह कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर के नाम से जाना जाता है। तो 2a के स्थान पर 1 रखा जाएगा, मतलब 2 गुने 1, 2 गुने कितना? 1, प्लस n के स्थान पर n ही रखा जाएगा, जिसे आप n-1 करोगे। d 3 में से 1 गया, d मतलब होता है सर्वांतर, मतलब इनके बीच जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है? d होता है। तो डिफरेंस की मतलब देखिए अंतर, 2 का डिफरेंस है कि नहीं, तो आप यहां पे 2 लिख लोगे। क्या लिख लोगे? 2 लिख लोगे। तो जैसे ही आपने यहां पे 2 लिखा मेरे भाइयों, हमने यहां पे जो ट्रेडिशनल वर्क किया n/2 बन गया। यहां पे हमारे पास आया 2 प्लस हमने किया 2n माइनस कितना? 2। अब हमने किया क्या कि अगर हमने थोड़ा सा लॉजिकली काम किया तो मेरे पास आया क्या? 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। अब जानते हैं हम करेंगे क्या, मैं सीधे करूंगा n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल। आपके पास जो डेटा आया वह बन गया n स्क्वायर। जो मेरे पास डेटा आया वो क्या बन गया? n स्क्वायर। तो सामान्य तरीके से अगर हम लोगों ने देखा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वह क्या होता है? n स्क्वायर। वैसे हमने जानबूझ के प्रूविंग की है कि बातें पूरी क्लियर हो, लेकिन आप सभी को केवल व केवल ये बात याद रखनी है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। और भी कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आसानी से चीजों को कन्वर्ट करिए और आसानी से चीजों को बनाइए जिससे कहानी सेट हो जाए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, और क्या बनेगा, अगर मैं प्रश्न की शुरुआत करूं यहां से तो जानते हैं प्रश्न क्या आएगा। आपसे प्रश्न बनेगा प्रथम 85 विषम
प्रथम 85 विषम संख्याओं का या कि जो भी यूज करना है, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे भाइयों, एकदम इत्मीनान से आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे, है ना। आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे, है ना। आप अपने घरों में आराम से बैठे हो, मैं अपने घर पे आराम से हूं, दोनों लोग आराम से एक एक चीज को समझें, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। हाँ, जो पढ़ेंगे जेन्युइन पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा लॉजिकल वर्क करेंगे कि फिर हमें दोबारा पढ़ने को जरूरत ना पड़े। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, वो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को उस तरीके से तैयार करिए या उस तरीके से पढ़िए कि अगले दिन अगर किसी को पढ़ाना पड़े तो आप उसे पढ़ा दे। सीखने की ललक, जब तक आपके अंदर सीखने की ललक है, आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो अपने आप को लर्नर बनिए। जितने लर्नर बनोगे, मैं आज भी सीखता हूं, मैं तो अपने ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि भाई देखो, जितने बैचेस हम लोग पढ़ाते हैं, जितने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, जब से भाई ज्ञान की पराकाष्ठा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे, या आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है तो आप कोई कंपटीशन निकाल लोगे। नहीं, जिस बंदे के अंदर ज्ञानी पुरुष कंपटीशन नहीं निकालता, जिस बंदे के अंदर हमेशा यह लालसा रहती है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना। देखा होगा ना गांवों में, देखते हो ना, आप हाई स्कूल करते हो, इंटर करते हो या उसके पहले जो क्लासेस करते हो, तो आपके साथ आपके समूह में कुछ तेजू खान लोग होते हैं। तेजू खान मतलब समझ ही रहे होगे, गांव में कहावत होती है। हमारे गुरुदेव हमको जो मैथ्स पढ़ाते थे वो हमेशा इस बात को कहते थे। आज भी मैं आपको बताऊं, हम लोग मतलब जितनी सुविधाएं आजकल लोगों को दी जा रही हैं, उतनी सुविधाएं अगर हम लोगों को मिली होती तो शायद और भी कुछ होता। लेकिन जितना है अपनी लाइफ से खुश है आदमी। मजा आता है इस प्रोफेशन में कि हर डे पर डे कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाने को या उन बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है। और हंसी भी आती है चीजों पे कि आदमी किस पर्पस से चीजों को स्टार्ट किया था और किस पर्पस पे चीजें आके मिल रही हैं। तो चलिए बात को करते रहेंगे और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ सीखने की लालसा रखिए। हमेशा कोई ना कोई चीज सीखिए पर डे। दिन भर में एक बार इस बात को देखिए कि आप दिन भर में आज आपने क्या सीखा। अगर आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपका विकास रुक जाएगा। अगर चाहते हो कि निरंतर आप आगे बढ़ते रहो, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए। और जब तक ये शरीर है, मेरी यही लालसा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सीखने का प्रयास करूंगा। और हमेशा जिस बंदे के अंदर, मेरे अंदर ये बात रहती है, मैं सबसे कहता भी हूं, अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बात कहता हूं कि सीखने की ललक डालिए, हर चीज सीखने का प्रयास करिए। हमें क्यों नहीं आ सकता? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं, क्यों नहीं आ सकती भाई? आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए भाई। टेक्निक वैसे समझो, जो पहली बार जब साइकिल चलाने की आपकी इच्छा थी तो आपने साइकिल चलाने के लिए कितना प्रयास किया, किस एनर्जी, किस रेशियो में, कितना मन लगा के आपने साइकिल सीखना चाहा। वो दिन याद करो जब बाइक सीखने की बात होती थी, जब आपके गार्जियन या आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई बाइक लेके निकल लेता था और आप मुंह ताकते रह जाते थे, मुंह देखते रहते, यार ये तो गाड़ी लेके निकल लिया है। कोई कहता था तो मांगते भी थे भी कि थोड़ा बाइक दे दो सीख लें, तो किस तरह से डांट और फटकार पड़ती थी। लेकिन आपने किस एनर्जी के साथ, किस एक्टिविटीज के साथ उसे सीखना चाहा, और आज तो तुम बाइक के हीरो ही हो, कोई भी बाइक मिल जाए। हाँ, जैसे आप सोचो कि अगर कोई आपके परिवार का बंदा कार चलाता हो, उसे कार चलाने आता हो और आपको ना आता हो, तो आपके अंदर कितनी एक्टिविटी होती होगी, क्या लालसा होती होगी कि हाँ मुझे भी ड्राइविंग आ जाए, मुझे भी कार सीखना है या कार चलाने मुझे आना चाहिए। कितनी उत्सुकता रहती है उस चीज के लिए। वही उत्सुकता भाइयों, वही उत्सुकता मुझे आपको चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उस उत्सुकता के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस तन्मयता के साथ आप
इन चीज़ों में एक्टिव होते हो, उतनी ही एक्टिविटीज़ आपको चाहिए यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तब देखो मज़ा आएगा जीवन में। आओ चलते हैं आगे। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 85 विषम संख्याओं के योगफल को कैसे निकालें? अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने देखा कि क्या है भाई, अगर इस सॉल्यूशन को करना है तो हम सीधे करेंगे 85 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे जिन लोगों को स्क्वायर निकालने फटाफट आता है ना, उनके लिए एकदम ये रामबाण होगा। जिनको स्क्वायर्स निकालने जितना 85 का स्क्वायर, अब आप लगभग लोग शायद जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं मैं आज बताऊंगा उनको। जैसे 85 है तो 85 का स्क्वायर हम कैसे जल्दी निकालें? तो मेरे भाई एक शॉर्टकट होता है, जैसे 5 है तो यहां पे आप 25 लिख लो। मैं अभी इसके बाद डिस्क्राइब करूंगा। 5 है तो कितना लिख लो? 25 लिख लो। और इस 8 को 1 बढ़ा दो, कितना कर दो? 9। और 9 और 8 दोनों को गुणा कर दो, 9 8 72। तो 85 का स्क्वायर 72 25 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 72 25। तो प्रथम 85 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आपके पास कितना आएगा? 72 25। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे वर्ग का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, वर्ग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 5 वाला। देखिए जब इकाई का अंक 5 हो, मेरे भाइयों जब इकाई का अंक 5 हो तो उन सभी संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकालें? जैसे देखें यहां पे 15 है, 1 सेकेंड का काम है। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना हो तो 15 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का, 45 का, 55 का, 65 का, 75 का, 85 का, 125 का, है ना, 115 का, है ना, 135 का, इन सब का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे और कितना जल्दी निकालोगे? तो विदाउट पेन यूज किए आप इन संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे देखो 5 है ना, तो 5 के लिए सबसे पहले 25 लिखो, क्योंकि आप सब जानते हो कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 के लिए सबसे पहले आप 25 लिख लो। इसके बाद जो संख्या बची है, संख्या कितनी बची है? 1। इसे 1 बढ़ा के कितना कर दो? 2। तो पुरानी संख्या और नई संख्या, जैसे ये 2 बनी और ये 1 बना, इनका गुणा कर दो, 2 गुने 1 2। तो 15 का स्क्वायर आ चुका है और 15 का स्क्वायर जो होता है वह 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 225 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। जैसे 25 है, 5 को 25 लिख दो, 5 को 25 लिख लो, इसे बना दो 3, 3 दूनम 6, 625। ये 5 है, 5 को आप 25 लिख लो, इसे 1 बढ़ा दो 4, 4 3 12 25। उसी तरह 5 है तो 25 लिख दो, इसे 1 बढ़ा दो 5, 5 के 20 25। कितना कर दिए? 20 25। जैसे ये 55 है तो इसे आप 25 लिख लो, इसे 1 बढ़ा दो, कितना कर दो? 6, 5 6 के 30 25। कितना कर दो? 30 25। जैसे यहां पे 5 है, 5 को 25 लिख दो, इसे 1 बढ़ा दो 7, 7 6 42 25। 5 है तो 25 कर दो, 1 बढ़ा दो 8 7 56 25। देख रहे हो ना कितने आसानी से बन रहा है? 5 है तो 25 कर दो, 8 को 9 बना दो, 9 8 72 25। जैसे 125 है, 5 है तो 25 कर दो और अब बच गया 12, 12 को 1 बढ़ा के कितना कर दिया? 13। जैसे सब अगर इकाई के स्थान पे 5 हो, इकाई के स्थान पे 5 हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 25 लिखोगे। क्या लिखोगे? 25 लिखोगे। उसके बाद जो डिजिट बचेगा, जो संख्या बचेगी, उसे 1 बढ़ा के आप मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए जैसे यहां पे है, आपने आसानी से निकाल लिया। जैसे 5 है तो आपने, अच्छा हाँ, 12 इंटू 13, 13 12वें 156 होता है। 13 का 10 गुना 130 होगा, 13 का 2 गुना 26 होगा, तो 13 12वें 156 होता है। 5 है तो कितना लिख दो? 25 लिख दो। 11 को 12 बना दो, 12 11वें, तो 12 11वें 132 होता है।
5 है तो 25 कर दो और 13 को एक बढ़ा दो 14। 14 का 13 गुना कर दो। जैसे 14 का 10 गुना 140, 14 का 10 गुना 140 और 14 का तिगुना 14 तिया 42 होता है। तो 140 और 42 दोनों को जोड़ दो, 140 और 42 182 होता है। तो अगर इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, तो आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे इसे 60वें में लिखने का एक तरीका है, जैसे मान लो कोई संख्या आपके पास है n और उसका यूनिट प्लेस कितना है 5 है, तो 5 है तो हमेशा 5 का स्क्वायर 25 होगा और यहां पे जो होगा वह n और n+1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे यही नहीं मेरे भाई, अगर आपके मन में है जैसे मैं 325 का स्क्वायर लिख दूं, 325 का स्क्वायर लिख दूं तो 5 को मैं 25 लिखूंगा और 32 को एक बढ़ा के 33 कर दूंगा और 33 और 32 का गुणा, तो मैं जानता हूं 3 दूनी का कितना होता है 6 होता है। हासिल कुछ नहीं लगेगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, एक आ गया 9 1 10, तो 325 का स्क्वायर भी मैंने लिख दिया 10 56 25। 325 का स्क्वायर 5 के स्थान पे 25 कर दिया और इस 32 को एक बढ़ा के 33 कर दिया। 33 और 32 का गुणा 1056 होगा। 33 और 32 का गुणा 1056 होगा तो बना कितना 10 56 25, बना कितना 10 56 25। तो प्राकृतिक संख्याओं के में अगर आपको कहीं 5 दिख गए और 5 के स्क्वायर की बात कर दिया तो ये सबसे बेस्ट है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो आएगा नहीं, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए आपसे कह दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो ध्यान देना अगर मुझसे पूछा गया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल तो मैं कहूंगा 10 का स्क्वायर कितना 100। अगर मुझसे पूछा गया कि भाई प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं विषम संख्याओं का योगफल तो 10 का स्क्वायर कितना कर दूंगा 100। आसानी से चीजों को मैनेज करेंगे, कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं है और इन चीजों को आप बना सकते हो। जानते हो कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है, आपसे कहता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल। तो ध्यान देना अगर हमसे कहा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल, इसका मतलब कि n का मान दिया है, आपके पास n का मान दिया है। प्रथम 50 विषम संख्या का योगफल का मतलब हुआ कि आपके पास n की वैल्यू दी है और n बराबर कितना मिल गया आपके पास, n बराबर 50 और आपको योगफल निकालना है तो योगफल हो जाएगा क्या 50 का स्क्वायर और वो बनेगा कितना तो 2500। 50 का स्क्वायर कितना 2500, क्या बन गया 2500। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है, जेन्युइन तरीका है, आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पे हैं और प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में हम विषम संख्याओं के योगफल का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। ये क्लास उन बच्चों के लिए है, अभी मैं आपको बताऊं जिन्होंने कभी मैथ्स पढ़ी नहीं है। मैं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे आया हूं तो मैं कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं रहा हूं। अगर मैंने जो टॉपिक उठाया उसके पूरे के पूरे जैसे इजीएस्ट सेक्शन से लेकर टफेस्ट सेक्शन की तरफ पूरा बढ़ूंगा। जैसे हमने इसके पहले आपको काउंटिंग द नंबर से चर्चा की थी और आज मैं संख्याओं के योगफल से रिलेटेड आपसे बातें कर रहा हूं। तो इन दोनों बातों को लेके चलना, एकदम भ्रमित मत होना कि आपके लिए क्या चीजें हैं। सब के सब सेक्शन को पढ़ाऊंगा। जो नंबर सिस्टम मैंने उठाया है और नंबर सिस्टम में जितनी भी वैरायटीज है, आपको कोई वैरायटी मैं छोड़ूंगा नहीं, सभी की सभी वैरायटी को एक लेवल पे लेके आऊंगा। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे भी एक तरह से इस तरीके में एक प्रश्न बनता है और वो जानते हो क्या बनता है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक तरीका ये भी बनता है और तरीका ध्यान देना, हमसे कहा जाए ऐसे 1 से 50 तक की
1 से 50 तक की विषम एक से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, आपसे कहा गया कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे कहा गया कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछा जाए तो यहां पे पदों की संख्या नहीं दी गई है। हमें पहले पता करना पड़ेगा कि 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक अगर विषम संख्याओं को पता करना है कि 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो एक नॉर्मल सा विद्यार्थी भी बता सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या चलती है। तो आपको करना क्या है कि 50 विषम संख्याओं के योगफल की बात हुई है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या जो होगी 50 की आधी होगी। कितनी होगी? 25 होगी। कितनी होगी? 25 होगी। और आपको और हमको निकालना क्या है? तो हम सबको निकालना है योगफल। क्या निकालना है? तो योगफल निकालना है। क्या निकालना है हम सबको? तो योगफल निकालना है। और योगफल जब हम निकालेंगे तो मैं सीधे कहूंगा क्या आपसे, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इस बात को आप फ्रेम रखिएगा और आसानी से इस बात से सहमत रहिएगा कि अगर आपको इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएं तो कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर बेसिक तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, जानते हो, जैसे कहा जाए 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योगफल। एकदम छोटा एग्जांपल, 1 से 10 तक विषम संख्या का योगफल। एकदम छोटे एग्जांपल को टारगेट कर दो और आपसे पूछ दिया गया कि 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो मेरे भाई 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? तो 1 से 10 तक आप सबको पता है कि 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से 10 तक 5 विषम संख्याएं होती हैं। कितनी विषम संख्या है? 5 विषम संख्या है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। तो 1 से, अगर आपसे पूछा 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो 1 से 10 तक 5 विषम संख्याएं होती हैं और 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? तो 25 बनेगा। आप आसानी से निकाल दो। या अगर कह दे, आपसे कह दे ऐसे 1 से 11 तक विषम संख्याओं का योगफल, है ना, 1 से 11 तक विषम संख्याओं का योगफल आपसे बोल दे, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे बोल दिया कि 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तभी भी मैं लोड नहीं लूंगा। मुझे जानना है n बराबर। तो मैं जानता हूं कि 1 से 10 तक अगर 5 विषम संख्याएं थी तो 11 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। आपको यहां टेक्निक में समझा रहा हूं। 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या थी, कैसे निकाला? मैंने 10 का आधा कर दिया। कितना हो गया? 5। मतलब अगर यहां पे सम संख्या है तो मैं इसका आधा कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं आधा कर दूंगा। लेकिन अगर यहां पे विषम संख्या है तो मैं n निकालने के लिए इसमें एक जोड़ के आधा करूंगा, क्योंकि इकट्ठे लायक है नहीं, तो एक जोड़ के आधा करूंगा। तो यहां पे विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6। देखो, अगर 1 से 10 तक कह रहा है तो 1 से 10 तक कहा तो हमने 10 का आधा किया, कितनी विषम संख्या है? 5। लेकिन अगर 1 से 11 तक कहा तो 11 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो उसमें मैंने एक जोड़ दिया। तो 11 1 12 का आधा 6। और योगफल पूछा था, 6 का स्क्वायर सबको पता है 36। 6 का स्क्वायर सबको पता है 36। कोई दिक्कत? या बहुत से लोग एक छोटा सा ऐसे फार्मूला रटने की बड़ी बात नहीं है, n इज इक्वल टू करते क्या है, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 का यूज करते हैं, है ना। जैसे इसी की बात किया जाए तो 10 में से 1 गया, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 1 गया। आप आसानी से चीजों को मैनेज करिए। भाई आपसे 10 से की बात की थी, पहली संख्या 1 है अंतिम, मतलब इस फार्मूले का यूज किया जाता है 1 से लेकर 10 में से 1 घटा दो, जो भी आपको घटाना हो, ठीक है ना। उसके बाद उससे भाग देके एक जोड़ने की बात होती है, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हो,
ठीक है, जो भी आप चीज़ों को मैनेज करो, इस फार्मूले का यूज होता है। अच्छा, इस फार्मूले का ये फार्मूला आता कैसे है, यही मैं सिखा दे रहा हूं, तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी बच जाएंगी। जैसे जानते हो, हम लोगों को पढ़ते हैं हम लोग कि ऐसे पढ़ते हैं, L बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। L बराबर n माइनस वन इंटू डी की बात होती है। तो अगर मैं आपसे यहां पे कहूं पदों की संख्या का जो डायरेक्ट फार्मूला हमने लिख दिया था, ध्यान देना, मैं कह सकता हूं L माइनस ए, है ना, L माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। अगर मुझे यहां से d का मान निकालना L माइनस वन है, तो आप बताओ कि कंडीशन क्या होगी। अगर हमारे पास जो भी डेटा है, अगर मैं चाहूं कि यहां से d की बात है, तो मैं कह सकता हूं ना n माइनस वन इज इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी, अर्थात n बराबर मैं बना सकता हूं L माइनस ए अपॉन डी प्लस कितना, एक। ये n का बात होता है, n की बात होती है। किसकी बात होती है, n की। तो मैं कहूं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की बात है, तो कितनी विषम संख्या है, 1 से लेकर 11 तक कितनी विषम संख्या है, इन चीजों की चर्चा की जाती है। जैसे मुझसे कहा गया कि भैया 1 से 11 तक कितनी विषम संख्या है, तो 11 लास्ट टर्म है, तो 11 में से 1 गया बटा 2 प्लस 1, 11 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, आप कहोगे 11 में से 1 जाएगा 10, 10 बटे 2 प्लस 1 कितना हुआ, 6। ठीक है ना। अगर पूछा जाए 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या है, तो मेरे भाई 10 विषम संख्या नहीं होती, तो हमें निकालना पड़ेगा 1 से 9 तक। तो 9 माइनस वन अपॉन डी कितना होगा, 2 प्लस 1, तो 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 8 बटा 2, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये सब चीजें बेसिक से ना करके मतलब लंबा खिंचता, देखो फालतू में यहाँ पे चाहे भाई हमने इसलिए बता दिया कि बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन ना हो, उसी कंफ्यूजन को मैंने यहाँ दूर किया, है ना। और कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे चीजों को मैनेज किया जाए, है ना। आसानी से जो मैंने आपको बताया था उसी पे चीजें फ्रेम हो जाएंगी। 10 तक पूछेगा तो 10 का आधा कर दो, 11 तक पूछेगा तो 11 प्लस 1 कर दो। चलो आते हैं प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। अगर मुझसे कहा गया, ध्यान से समझना मेरे भाई, कि ऐसे प्रश्न बना दिया, ध्यान से समझना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉटेड 55 तक योगफल, 55 तक योगफल ज्ञात करें। कह दिया 1 3 5 7 9 डॉटेड 55 तक योगफल ज्ञात करें और आपसे इसी प्रश्न का सॉल्यूशन पूछा जाए। तो ध्यान देना, पहले आपकी ड्यूटी है कि 1 से 55 तक, 1 से 55 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। 1 3 5 7 9 55 तक का योगफल पूछा है, 55 तक की बात की गई, तो कितनी विषम संख्याएं होंगी, n निकालना। तो अभी अभी हमने सिखाया था आपको n निकालना है। 55 में 1 जोड़ दो, 55 प्लस 1 बटे 2, तो 55 1 56 का आधा कितना, 28। 55 1 56 आधा 28, या उस वाले कॉन्सेप्ट से निकालना चाहते हो n, तो 55 में से 1 घटा दो, क्या बनता है, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अगर इससे निकालना चाहते हो तो करो क्या, 55 में से 1 घटा दो, तो 55 में से 1 घटा कितना होगा, 54। डिफरेंस 2 2 का है, 2 से भाग दे दो, और आपको 1 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 55 में से 1 गया, 54 का आधा 27 और 1 28। तो अगर आपसे कहा गया कि 1 से 55 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 1 से 55 तक 28 विषम संख्याएं होंगी। 1 से 55 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 1 से 55 तक 28 विषम संख्याएं होंगी, और आपको क्या करना है, योगफल निकालना है। तो आप 28 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, 28 का स्क्वायर कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि केवल व केवल आप स्क्वायर को टारगेट करो, क्या करो, स्क्वायर को टारगेट करो, और 28 का स्क्वायर आपके पास होगा 784।
ध्यान देना, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कम से कम 30 तक तो वर्ग याद ही रखो, 30 तक वर्ग याद रखो। वैसे मैं आपको जब स्क्वायर रूट, वर्गमूल और घनमूल पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक दिन एक बहुत जल्दी एक क्लास ले लेता हूं जिससे आपको शॉर्टकट स्क्वायर याद लिखने का तरीका समझा दूंगा, बता दूंगा। वैसे अगर सीखना चाहते हो 2 अंकों का वर्ग तो एक काम करो, जैसे 28 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आपने यहां पे 64 लिख लिया, ठीक है ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 8 का स्क्वायर 64, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसे भी 2 अंकों में लिख लो 0,4। फिर एक काम करो 2 8 16, 16 दूनी 64, आप यहां 64 लिख लो, तो आप देखो यहां 4 हो जाएगा। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है क्या? देखो मैं बताता हूं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 लिख लिया, 6 हासिल कर लो, 6 हासिल हो गया। अब करो इन दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दो, 8 दूनी का 16, 16 का 2 गुना कितना होता है 16 का 2 गुना 32 होता है, 32 और 6 कितना हुआ 38, हासिल कितना आ गया 3। फिर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो आपके पास जो डेटा आया वो आसानी से मिल गया 784। जैसे देखो मैं पढ़ाऊंगा आप सबको, करूंगा, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, मतलब 4 ले लिया, 6 हासिल हो गया। फिर मैंने किया क्या, इन दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दिया, तो 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16 का 2 गुना कितना होता है 32, 32 और 6 38, हासिल कितना लगा तो 3 लगा। फिर 2 का स्क्वायर 4, आपके पास आसानी से मिल गया। तो ऐसे भी चीजों को मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे 28 का स्क्वायर याद रखो होता कितना है, 28 का स्क्वायर वो टोटली अगर मैं बात करूं 28 का जो स्क्वायर होता है वह 784 होता है। कम से कम 30 तक का वर्ग आप सभी लोग याद रखो, 30 तक के वर्ग की बहुत जरूरत पड़ेगी। चलो चलते हैं आगे की तरफ। सही है, 28 का स्क्वायर तो सही हो रहा है ना, हमें नहीं लग रहा है कि गलत है। 28 का स्क्वायर चेक कर लेना, 28 का स्क्वायर कंफ्यूज मत हो भाई, आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 28 का स्क्वायर यही होता है, और बहुत सी विधियां हैं, एक नहीं तमाम तरह की विधियां हैं इसे निकालने का। जैसे हम सिखाएंगे 50 के आसपास की विधियां, गुणा वाले भी कॉन्सेप्ट पे हम लोग करेंगे, या जोड़ वाले भी कॉन्सेप्ट पे आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होनी चाहिए। मैं जहां तक जान रहा हूं 2-3 विधियां होती हैं स्क्वायर निकालने की, 2 अंकों की विधि है, 2 अंकों की विधि से एक बहुत ही आसानी से जो चीजें थी सिखाया था हमने, है ना। जब समय पे हम वर्गमूल और घनमूल में आपको हर एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे, 2-3 मेथड से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है मैं आपको वहां पे बताऊंगा, टाइम लॉस करने का कोई फायदा नहीं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अगर आपसे कह दिया गया, ये तो समझ गया, अगर मान लीजिए प्रश्न में एक छोटा से प्रश्न से ऐसे समझे इस बात को कि अगर मान लीजिए आपसे कहा गया 10 से 20 तक की 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल। लो भैया, 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो 10 से 20 तक की कितनी विषम संख्याओं की बात होगी, यह ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर देखो ध्यान से समझो तो मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 क्या होगा, एकदम छोटे से प्रश्न से एग्जांपल लिया हूं, अब बीच से चीजें स्टार्ट हुई। 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले 1 से लेकर 20 तक, पहले करो क्या 1 + 2, मतलब पहले 1 से 20 तक, ध्यान देना 1 से 20 तक की 1 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल, 1 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल निकाल लो, 1 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल निकाल लो, और उसमें से 1 से 10 तक की विषम संख्या को घटा दो, 1 से 10 तक की विषम संख्या का योगफल घटा दो, यही बोला जाता है। ध्यान से समझना, 1 से 20 तक की विषम संख्या के योगफल में 1 से 10 तक की विषम संख्या का योगफल घटा दो। तो आप जानते हो कि 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती है 10,
तो 10 का स्क्वायर कर दो। और 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे 5, तो 5 का स्क्वायर घटा दो। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो डेटा कितना मिलेगा 75। डेटा कितना मिलेगा 75, है ना। या कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि फालतू में इतना समय देने की क्या आवश्यकता है। आपसे 10 से 20 तक की विषम संख्या का योग पूछा, तो 10 के बाद विषम संख्या कौन होती है, 11, 13, 15, 17, 19, यही होती है अगर देखा जाए तो। और हम जानते हैं कि प्राकृतिक जब प्रश्न एपी में होता है तो योगफल जो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। क्या होता है, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी मैनेज किया तो हमारे पास होता क्या है, a प्लस l होता है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। तो हमने देखा कि 11, 13, यहाँ 15 है मेरे भाई, 15 है ना, यहाँ पे जो डेटा है वो 17 है और 19 है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। ये बात आप सबके साथ होती है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l की बात करते हैं। तो आप जानते हैं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप n कैसे निकालें। अच्छा मैं निकाल लूंगा, हम बात करेंगे इनसे, है ना। पहले a ले लेते हैं और l लेते हैं। 19 और 11 30 होता है, पहला प्लस अंतिम। और जैसे ही नॉर्मल सा प्रश्न है 11 से 20 तक या 10 से 20 तक कितने विषम संख्याएं बनेंगी, तो 10 से 20 तक 5 विषम संख्याएं बनेगी। कितने विषम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं बनेगी। तो हमको करना क्या है, 5/2 इंटू 30, 15 बन गया, 15 × 5 = 75, 5 विषम संख्याएं बनेगी। अगर ये बड़ा प्रश्न होता तो n को ढूंढ लिया जाता, भाई कौन सी बड़ी बात थी, n इज इक्वल टू निकाल लिया जाता। ठीक है, तो 75 ये होगा, या आपके पास यही है, आसानी से बना सकते हैं। 20 संख्याएं हैं तो 1 से 20 तक 10 होता है, यहां तक 5 होता है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 में से 25 गया, आपके पास 75 आ जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े, जैसे हमसे कहा गया आप लोगों के लिए 10 से 20 तक, हो सकता है आपसे इतना भी कह दे कि 11 से 20 तक, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कह दे, क्या कह दे, आपसे कह दे 11 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल। क्या कह दे, 11 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल। एकदम नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, 11 से 20 तक की विषम संख्या के योगफल के बारे में आपसे चर्चा कर दे, तो आप जानते हो कि 11 से 20 तक की विषम संख्या के योगफल की चर्चा हो रही, तो आप जानते हो क्या करो, यहां भी वही कहानी, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती है, तो 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो। और 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती है, क्योंकि 11 विषम संख्या है, तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा, 75। सेम वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं था और आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे प्रश्न आया, एक प्रश्न आया 21 से 50 तक की, 21 से 50 तक की, है ना, विषम संख्याओं का, 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो ध्यान देना, अगर हमसे पूछा गया कि 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो मैंने जानते हैं क्या किया, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि भाई 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं, तो हम जानते हैं कि 1 से 50 तक का योग निकाल लें और उसमें से 1 से 20 तक का घटा लें। तो यहां पे n होता है 25 और यहां पे n होता है 10। तो हम लोग यही कहेंगे कि योगफल निकालना है तो आप 25 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 625 में से 100 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 525। आपसे यह कहा गया, अगर इस टेक्निक को आपने थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया कि 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम लोगों ने किया क्या कि पहले 1 से 50 तक की विषम संख्या का योगफल निकाल लिया और उसमें से हम 1 से 20 तक की विषम संख्या के योगफल क्या कर दिए, घटा दिए। तो 1 से 50 तक की विषम संख्याएं 25 होती है और 1 से 20 तक की विषम संख्याएं 10 होती हैं, तो 25 का स्क्वायर कर दिया,
625, 10 का स्क्वायर 100 और आपके पास आसानी से चीजें निकल आए। तो जो चीजें आप बना सकते हो, एक आसानी से चीजों को मैनेज करके आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। या कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, ये मेथड 1 था। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो चलिए भाई कोई बात नहीं है, आप इस तरह से मत करिए। पहली विषम संख्या 21 होगी, उसके बाद 23 होगी, उसके बाद 25 होगी और अंतिम विषम संख्या 50 होगी। तो मैं जानता हूं कि पहली और अंतिम को जोड़ दिया जाएगा। पहली और अंतिम को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाएगा। तो आप ही बताओ, 21 और 50 71 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस एल। Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस एल का कॉन्सेप्ट होता है। तो 71 बना, 50 और 21 71 बना बाई 2। n लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट n ढूंढना। तो n के लिए मैं रफ वर्क कर दूं। तो देखो दो तरीका है n लाने का। एक ऐसे सोचो कि 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से 50 तक 25 विषम संख्याएं होंगी। 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो 25 विषम संख्याएं होंगी। और 1 से देखो 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं? तो 50 तक इसकी आधी कितनी? 25 विषम संख्याएं। और इसके पहले कितनी संख्याएं हैं? तो 20 है। तो आप ऐसे सोचो कि 1 से लेकर ये बताओ, गिनती लिख रहे हो, 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या है मेरे भाइयों? तो 25। लेकिन 1 से लेकर 20 तक की जो विषम संख्याएं हैं उसे घटा ही दो। तो अगर घटाओगे तो क्या होगा? घटाने पर 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी होती है? 10। तो 25 में से 10 घटा दो, 25 में से 10 घटा दो तो कितना बनेगा? 15। तो यहां मेरे भाई 15 लिख लो, बनेगा ना? यहां बन जाएगा कितना? 15। तो जिस तरह से हाँ आसानी से मैनेज कर लो और चीजों को आसानी से बना सकते हो, कोई ज्यादा बवाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है? कोई छूट रहा है कुछ? हाँ, छूट ये रहा है कि हम लोग जो डेटा ले रहे हैं, ध्यान से समझना, हम लोगों से एक गलती यहां पे हो रही है, जैसे मैं यहां पे सुधारना चाहता हूं। अभी मुझे दिखाई दिया, जानते हो यहां पे हम लोगों से गलती क्या हो रही है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। 21 तो विषम संख्या है, यहां पे यार मुझसे 50 लिखा गया था, इसीलिए आंसर डेसिमल में बन रहा था, जबकि लिखा जाना चाहिए था मुझसे कितना? 49। अभी मेरा दिमाग गया, हमको यही ऑफलाइन और ऑनलाइन की थोड़ी सी गलती है। तो आप लोगों को जहां दिखे कि गलत मुझसे लिखा जा रहा है तो एक बार जरूर बता दो। ऑफलाइन में होता क्या कि जब बच्चे सामने बैठे रहते हैं वो तुरंत धावा बोल देते हैं, हल्ला बोल कर देते हैं, अरे सर यहाँ पे ये गलती। लेकिन ऑनलाइन में यही कंडीशन है कि थोड़ा सा सुस्त मैटर हो जाता है। ठीक है? लेकिन अब क्या किया जाए, आभासी दुनिया में है तो आभासी दुनिया में ये चीज देखनी पड़ती है। हो सकता था अगर ये सिस्टम नहीं आया होता तो बहुत से बच्चों का जो प्रयागराज और दिल्ली जैसे शहरों के टीचरों से नहीं पढ़ पाते, उन्हें नहीं मिलता पढ़ने को। जैसे हम ही लोग अगर मान लीजिए प्रयागराज नहीं आए होते, अपने ही जिले में रह गए होते, तो पता नहीं इस तरह का एजुकेशन मिल पाता कि नहीं। लेकिन ये सिस्टम ने हम जैसे मिडिल या कर फैमिली वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि घर पे बैठ के भी किसी भी जिले से रिलेट करके बच्चा अपने घरों से ही चीजों को पढ़ सकता है। और मैं तो इस शुक्रगुजार हूं कि इस समय ने बताया कि किस तरह से हर एक चीज की, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्लोगन भी है कि आपदा में ही अवसर ढूंढना, तो अवसर की तलाश तो हो ही गई हम लोगों की। और कहीं का भी विद्यार्थियों किसी भी टीचर से पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ सकता है। इस चीजों को मिला, एक फायदा तो इसका मिला ही कि पूरी की पूरी, जैसे अब कभी कभी ये कंडीशन होती है कि जैसे हमारे गांव के विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है प्रयागराज आके ना पढ़े, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से उनको हमारी क्लासेस आसानी से मिल जाती है। सभी विद्यार्थियों को, जितने भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, जितने भी जिले वाले लोग हैं, सबको ये चीजें मिलती है कि हाँ भाई हम यहाँ से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी
प्रयागराज में जितने भी फैकल्टीज है, जितनी भी सुविधाएं हैं, या दिल्ली में जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी फैकल्टीज हैं, किसी भी कोने में रहने वाले विद्यार्थी को, किसी भी जगह पे विद्यार्थी हो, उसे आसानी। इसलिए देख रहे हो छोटे छोटे गांवों से भी जब कोई रिजल्ट आता है तो एक से एक विद्यार्थी सेलेक्ट पाया जाता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अब अपने घर को छोड़ के। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है, जब हम लोग चलते हैं घरों से तो सबसे बड़ा सरदर्द ये खाना बनाना, कपड़ा धुलना, बर्तन मांजना। तो स्टूडेंट लाइफ का एक अलग ही स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर आप वैसे तो इसका भी एक अलग आनंद है, अगर आपने इस आनंद को भोगा है, इस आनंद मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है अगर कुछ, तो विद्यार्थी जीवन का वह समय जब आप घर से निकलते हो और वह परिश्रम स्टार्ट करते हो 10 बाई 10 के कमरे में प्रयागराज और मुखर्जी नगर की गलियों में, जब आप 10 बाई 10 के कमरे में रहते हो और वो एक अलग ही दुनिया होती है। कभी कभी मैं भी जब चला था, आपको बताऊं, मुझे यहाँ आए हुए मैं 2008 में निकला था, बीएससी कंप्लीट किया जब बलिया से, और मैं बहुत से विद्यार्थी मुझे जानते भी हैं, मैं उस बागी बलिया की धरती से बिलोंग करता हूं। और बागी क्यों कहा जाता है आप सबको पता भी होगा, अलग अलग कहानियां हैं इसकी। और उस कॉलेज से मैं पढ़ के निकला था जहां पे मतलब वो नेताओं की खदान, और अपने जमाने का उसे मतलब एक सौभाग्य प्राप्त था उस कॉलेज का, जिसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टक्कर का कॉलेज मानते थे। वैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़े अपने आप में चीज थी, उस समय ऑक्सफोर्ड का, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। लेकिन हमारे जिले का जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था वो मेरे जिले का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं, आज बहुत से लोग जानते होंगे, मैं सतीश चंद्र कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। एससी कॉलेज बलिया में एक अलग ही नाम रहता है, जो आज या पहले भी एक राजनीतिक गढ़ होता था। और जैसे इलाहाबाद में छात्र संघ के नाम पे लोग थोड़े से इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहां छात्र संघ की एक अलग ही कहानी होती है। हमारा छात्र संघ, मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हल्की सी छात्र संघ की बात भी छेड़ूंगा। जो छात्र संघ हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ का छात्र संघ, बागी बलिया का छात्र संघ, वो अभी मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो हमारे एक भाई साहब हैं, वर्तमान समय में पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं। जब मैं अपने कॉलेज में था तो उस समय वो हमारे कॉलेज से अध्यक्षी का चुनाव लड़ते थे। तो उनकी पोस्ट में देखा तो बड़ी खुशी और बहुत हंसी आई। हमारे यहाँ हमारे जिले में डीएम साहिबा भी गई थी नई नई, और वहाँ के छात्र नेताओं ने जब अपना आंदोलन स्टार्ट किया तो डीएम साहिबा को उनके आवास में ही बंद कर दिया, बाहर से ताला मार दिया। आप समझ सकते हो, उस जिले का, उस छात्र संघ की परिपाटी का एक बंदा आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता है। तो एक बंदा, एक कॉलेज का महामंत्री अध्यक्ष, एक बंदा लोक विधानसभा में विपक्ष का नेता का काम कर रहा है, और एक बंदा हमारे जिले का जो अध्यक्ष रहा है हमारे कॉलेज का, वह मुख्यमंत्री जी के पीछे वाले कुर्सी पे, और लोग विधानसभा में बजट सत्र में, मतलब नाम दोनों लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन दोनों लोग मतलब दोनों हमारे छात्र संघ की परिपाटी। हमारे यहाँ छात्र संघ का जो बंदा अध्यक्ष बनता है, मान लिया जाता है कि भविष्य में उसे विधायक या मंत्री बनना है, टिकट वहीं से मिलता है। चलो, मैंने थोड़ा सा दूसरे लहजे की बातें की, तो बागीपन रहता है, अलग चीजें रहती हैं। और यहां देखते हैं, हमारे पास ये प्रश्न था तो एक बार बता दिया करो, ठीक है ना। 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, डॉटेड कितना हो गया, 49 हो गया। इसकी बात हम करेंगे, 49 से लॉजिक आ गया। मेरे भाई, अगर मैं कहूं 21 से लेकर मैं 49 तक की बात को बनाता हूं, ठीक है ना। 21 से लेकर 49 तक की बात करूं तो मेरे भाई ए बराबर आपके पास कितना हो गया, 21 हो गया, और एल बराबर हमारे पास कितना हो गया, 49 हो गया। एल बराबर मेरे पास क्या हो गया, 49 हो गया। अब मुझसे कहा जाए कि एन बराबर क्या होगा। तो एन के लिए आपको कुछ देर पहले हमने कहा था, यहां थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, एन यहां निकाल दे रहा हूं, 49 माइनस कितना, 21 अपॉन डी प्लस 1। तो 49 में से 21 घटाओगे, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और देखो 9 में से 1 गया 8 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 28 बटा 2 14, 1 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15।
n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 15। या ऐसे भी समझ लो 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो 25। और 1 से लेकर 20 तक कितनी होती है, 10। 25 में से 10 घटा दो, 25 में से 10 घटा दो, तभी भी कितना हो जाता, 15 हो जाता। ऐसे भी कर सकते थे 25 माइनस 10 कितना, 15। योग चाहिए तो मैं लिखता 15/2 इंटू 21 और 49। 21 और 49 को जोड़ दो तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। और आप इसे सिंप्लीफाई करो, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। 35 बना दो, 35 बना दो। तो 35 बनाओगे भाई तो 35 और 15 का गुणा, तो 35 15 का गुणा करोगे, 35 इंटू 15, 15 पचे 75, 5 हासिल कितना, 7। 15 तिया 45 और 7, 45 में 7 जुड़ जाएगा 52। तो वैल्यू कितनी बन गई, 525। वैल्यू कितनी बन गई, 525। मतलब 21 23 25 डॉटेड 49। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल का भी कॉन्सेप्ट लगा के हम इस चीज को आसानी से बना सकते हैं और आसानी से इसे फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये आपने चीजों को समझा, यहां पे आपके पास चीजें आसानी से बन गई, जैसे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो आपसे प्रश्न आ गया इस तरह से, 51 से 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, 51 से 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो ध्यान देना, अगर मैंने बात की 51 से 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल और आपको निकालना है 51 से 101 तक की विषम संख्या का योगफल, तो आपके लिए ये पॉइंट समझना जरूरी है। एक काम करिए, अब आपको जानना है कि 101 तक कितनी विषम संख्याएं होती है। तो मेरे भाइयों, अगर 1 से लेकर 101 तक, देखो 1 से लेकर 100 तक 50 सम 50 विषम, तो 1 से लेकर 101 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 101 में 1 जोड़ दो, 101 में 1 जोड़ोगे 102 हो जाएगा, आधा कर दो कितना हो जाएगा, 51। तो 1 से लेकर 101 तक की बात करेंगे तो 51 विषम संख्या होगी, हम 51 का स्क्वायर कर देंगे। और भाई 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 25 विषम संख्याएं होती है। कितनी विषम संख्याएं होती है, 25। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। अब जानते हो 51 का स्क्वायर, अगर 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना हो, जैसे 51 है, 51 का स्क्वायर निकालना हो, 50 से 1 ज्यादा है, इसका स्क्वायर 01 होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, 01। और एक काम करो, 25 में 1 जोड़ दो, 51 का स्क्वायर होगा 2601। 51 का जो स्क्वायर होगा वह कितना होगा, 2601। 51 के स्क्वायर को हम इंडिकेट करेंगे कितना से, 2601। तो ध्यान से समझना, हमने किया 2601 और इसमें से 25 का स्क्वायर 625 घटा देंगे, तो 2601 में से 625 घटा दो, आपके पास डेटा मिल जाएगा 1976। डेटा मिल जाएगा 1976। देखिए 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए 50 से कितना बड़ा है ना। मैं फिर कह रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब रूट में एक वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन, तो वहां पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा। जैसे 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 01। जितना ज्यादा है उसका वर्ग कर दो 01, और 1 ज्यादा है ना, तो मैं कहता हूं कि 25 में 1 जोड़ दो, जैसे 26 बन गया। या कुछ बच्चे इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व करेंगे, जानते हैं, कहेंगे कि भैया हमें निकालना है 51 का, 53 का, है ना, फिर किसका, 55 का, डॉटेड कितने का, 101 का। तो मेरे भाई वही आपसे 51 और 101 और 51 को मैं जुड़वाना चाहूंगा। जब मैं 101 और 51 को जुड़वाता हूं तो मेरे पास जो डेटा बनेगा वह क्या बन जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 51 और 101 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 51 और 101 को जोड़ने पर आपके पास जो डेटा मिल जाएगा 152 मिल जाएगा। 152/2 इंटू एन। एन भी निकालने का तरीका समझ लिया करिए। जैसे 1 से लेकर 101 तक एन अगर बेसिक से निकालेंगे तो एन इज इक्वल टू होगा 101 माइनस कितना, 51/2 प्लस 1। इस वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू मिलेगी वह आसानी से मिल सकती है, ठीक है ना।
जो भी आप लेके चलना चाहते हैं वो n की वैल्यू 26 आएगी। कितनी? 26। या 1 से लेकर 101 तक कितना होता है? 51 होता है, और 1 से लेकर 50 तक तो 152, और इसको 13 बना दीजिए। ठीक है, तो 13 का दोगुना 26 होता है, 2 मिलेगा, 13 5 65 और 2 67 होता है ना। 6 मिला, 13 और 6 कितना? 19। तो आप जिस विधि से आपको लॉजिकल तैयार हो उस विधि से आप इसे बना सकते हो। तो ये रहा आपका विषम संख्याओं के योगफल से बात, और आपने विषम संख्याओं के योगफल को ही टारगेट करके चीजें बना दी। ठीक है, तो आपके लिए विषम संख्याओं के योगफल से बात हमने कही, और यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन को मैनेज कर लिया, और एक एक पोर्शन को, एक एक चीज को आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस बात को आसानी से समझिए, आसानी से कन्वर्ट करिए। अगर मैंने 2-3 चीजें आपसे कही हैं तो उसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बता सकते हो कि अदर कितनी चीजें आप इसे वर्क कर सकते हो। एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, 51 और 101 के बीच की विषम संख्या का योगफल। ठीक है, आपसे कहा गया 51 और 101 के बीच की विषम संख्या का योगफल, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो। अगर आपसे कह दिया गया कि 51 और 101 के बीच की विषम संख्या का योगफल, तो के बीच की विषम संख्या की अगर आपसे एग्जामिनर ने बात कर दिया तो आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए, 1 से लेकर, अब यहां पे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि 51 और 101 के बीच, मतलब ना 51 रहेगा ना 101 रहेगा, ना 51 रहेगा ना 101 रहेगा। दो चीजों को मुझे मैनेज करना है बिटवीन 51 और 101 के बीच। आप जानते हो 101 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? तो 101 तक आपके पास 51 विषम संख्याएं होती है, और आप 50 तक विषम संख्या की बात करोगे तो वहां 25 विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन 51 भी शामिल कर लिया गया, तो 51 भी शामिल, मतलब 51 को भी ग्रुप से गायब किया गया है, मतलब 53, 55, है ना, और कहां तक? तो 99 तक। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में 51 से 101 तक था, तो हमने कहा था कि 51 था और यहां 25 था। इसका मतलब समझ रहे हो अब क्या होगा इस प्रश्न में? इस प्रश्न में यह होगा कि आपको 101 भी गया, इधर 51 भी गया, तो इसमें यह होगा कि 1 से लेकर 100 तक, 101 को नहीं लेना है, आप ऐसे निकालो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो आप कहोगे कि 50 विषम संख्याएं होंगी, तो 50 का स्क्वायर। 1 से लेकर 100 तक 50 विषम संख्याएं होंगी, आपने 50 का स्क्वायर निकाल लिया। मतलब इस ग्रुप में न 51 रहेगा न 101 रहेगा, तो 101 नहीं रहना है, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या है? आप कहोगे सर 50, 50 का स्क्वायर। और मेरे भाई 51 को नहीं रखना है समूह में, तो 1 से लेकर 51 तक कितनी विषम संख्या है? 26, तो 26 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और 2500 में से आप 26 का स्क्वायर 676 घटा दीजिए, 676 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 50 के स्क्वायर में से 26 का स्क्वायर घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर कैसे करना है? 1 से लेकर 101 तक की बात है, 101 को नहीं शामिल करना है, अर्थात हमें किसको हटा देना है? 101 को समूह में शामिल ही नहीं करना है, अर्थात 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या है? 50। और 1 से लेकर 50 तक नहीं, 51 तक, तो 26। बेसिक से करना चाहेंगे अगर आप उस वाले थे, तो 53 + 55 डॉटेड कितना तक? 99 तक। ठीक है, तो n/2 है ना, a + l का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को मैनेज करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, और इसे हम इजी वे में टैकल कर सकते हैं। तो चलिए भैया, आज की क्लास को हम सब यहीं पे रोकते हैं।
कल की क्लासेस में मैं फिर आपसे चलूंगा, वह होगा आपके लिए, आज हम लोगों ने टोटली विषम संख्याओं से बात की, विषम संख्याओं का बात, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने देखा। अगली क्लासेस में अभी हम योगफल की भी सीरीज को चलाते रहेंगे, और जितनी वेराइटी के प्रश्न बनते हैं योगफल से रिलेटेड, जितनी चीजें हमारे पास होती हैं, उन सभी चीजों को हम मैनेज करेंगे, एक एक चीज को सीखते हुए चलेंगे कि कैसे हम चीजों को बनाएं और कितना, कोई भी पोर्शन छोड़ूंगा नहीं। हाँ, 5 लेक्चर के स्थान पे 7 लेक्चर होगा, 8 लेक्चर होगा, 9 लेक्चर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक पूरी तरह से कंप्लीट क्लास होगी कि फिर इस तरह की चीजें आपको परेशान ना करें। और क्लास के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, उन सब के बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा एक एक चीजों को लेके। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जितने भी लोग हैं उन सबको बता दीजिए, और इत्मीनान से पढ़ना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, बिना हड़बड़ी के एक अच्छे लेवल पे चीजों को तैयार करना है और टेक्निकली तैयार करके आपको आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।